अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपनी तमाम तर चीज़ें यहाँ पर जो है वो मूव कर रहे हैं ऑनलाइन की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि एक ग्लोबल पैंडमिक सिचुएशन है जिसकी वजह से लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी चेंज हो रही हैं और ऑनलाइन की तरफ मूव कर रही हैं। तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशंस हमें भी जो है वो अब इन चीज़ों को अडॉप्ट करना था, और उसके साथ साथ फिर हमने जो है वो आपके लिए एक पोर्टल डिज़ाइन किया जिसमें हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के, कनेक्टिविटी के और पावर फेलियर्स के। तो उसको हमने नज़र में रखते हुए हमने यहाँ पे अपने लेक्चर्स को टाइम बाउंड से जो है वो फ्री कर दिया है, और आपको तमाम लेक्चर्स हम यहाँ पे फ्रॉम द बिगनिंग, यानी आपका इसमें रिवीजन भी काउंट हो जाएगा और नया जो टॉपिक है आपको पढ़ना है उसमें वो भी जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये सब लेक्चर्स आपको जो है वो आपको यूट्यूब पे जो है वो अवेलेबल होंगे। जब आप इन लेक्चर्स को गो थ्रू करेंगे, इनसे आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, और इसमें कोई इशू आता है तो वी आर हेयर, ठीक है जी। हम आपके प्रॉब्लम्स को, जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हम आपको उसमें एड्रेस करेंगे जो भी आपके इश्यूज़ हैं। ये हमारा कोर्स जो है मैथमेटिक्स का कोर्स है, ठीक है, और इसमें हमारा ये फर्स्ट सेशन है जिसके अंदर हम बेसिक्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे, और बेसिक्स से रिलेटेड चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर वी विल मूव टुवर्ड्स दी एक्सरसाइज। तो जो हमारी मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स हैं वो स्टार्ट होती हैं कहाँ से? वो स्टार्ट होती हैं हमारी रियल नंबर सिस्टम से। रियल नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता है? जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, जो कैलकुलेशन में हम नंबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है जी, वो सारे हमारे किस में आते हैं? वो सब हमारे जो है वो काउंट होते हैं हमारे रियल नंबर्स के अंदर। अब रियल नंबर्स जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं किसके अंदर? रियल नंबर्स जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं रैशनल नंबर्स में और इर्रेशनल नंबर्स में। जो पहली बेसिक डिवीजन है वो क्या है आपके पास? दैट इज़ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास? रैशनल नंबर्स वो होते हैं कि जो आपके पास फ्रैक्शंस में भी होते हैं और होल नंबर्स में भी होते हैं, ठीक है। बट जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होंगी उनका डिनोमिनेटर जो होता है, जो वैल्यू फ्रैक्शन में नीचे लिखी जाती है, वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। यानी आपके पास रैशनल नंबर्स जो होंगे वो रैशनल नंबर्स जो है वो होल नंबर की फॉर्म में, यानी जैसे लाइक 5, ठीक है जी, हो सकता है, या आपके पास जो है वो समझ लें आप, ये हो जाएगा 6/3, ठीक है जी। ये आपके पास सारे क्या हैं? ये आपके पास दे आर रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास? इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं कि जो आपके पास पॉइंट्स में आते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास इर्रेशनल नंबर जो होता है वो आपके पास एक वैल्यू है पाई, दैट इज़ 3.142, ठीक है जी। 3.142 पाई की वैल्यू जो है वो आपको पता है कि एक सर्कमफेरेंस और डायमीटर का डिवीजन है, और उससे जो है वो आपकी पाई की वैल्यू निकलती है। जब भी आप इसकी आसान जो पहचान है इर्रेशनल नंबर्स की, वो क्या है कि जब आप कैलकुलेटर के ऊपर कोई भी डिवीजन में वैल्यू लिखते हैं, अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अगर इस्तेमाल करते हैं, तो जो अब मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं जिसमें नेचुरल डिस्प्ले आता है, जिसमें आप फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को लिखकर आप इक्वल्स टू का बटन दबाते हैं तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि जो आपको फ्रैक्शन में ही आंसर देती हैं, ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो आपको पॉइंट्स में आंसर देता है, ठीक है। जो आपको नंबर्स, जो फ्रैक्शंस आपको जो वैल्यू है, अगर आपको पॉइंट में आंसर देती है, दैट विल बिकम योर इर्रेशनल नंबर्स। लाइक अगर आप कैलकुलेटर में लिखें दैट इज़ √2, ठीक है, या आप लिखें √3। अब आप कैलकुलेटर में लिख के देख सकते हैं, जब आप कैलकुलेटर में लिख कर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? पॉइंट्स में आएगी, 1 पॉइंट समथिंग करके। अगर आप √3 का लेते हैं या √5 का लेते हैं तो वो पॉइंट्स में आंसर आएगा। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज़ नहीं है, यानी वो नंबर्स जो फ्रैक्शन में डिवाइड होने के बाद पॉइंट्स में आंसर जनरेट करते हैं, दैट विल बिकम द इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर्स के अंदर क्या होता है? जब हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स को हम फर्दर और डिवाइड करते हैं तो इट विल बिकम इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स में क्या होते हैं आपके पास वैल्यू? वो इंटीजर्स जो आपके पास होल नंबर्स जनरेट करें, यानी आपके पास कोई भी वैल्यू है जिसको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद आंसर जो है वो होल नंबर में आए, या इटसेल्फ नंबर होल नंबर में हो। लाइक अगर हम इंटीजर की एग्जांपल ले लें,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 5 एन इंटीजर, ठीक है जी, इट्स नॉट एन नॉन इंटीजर वैल्यू। अच्छा, इंटीजर में फिर क्या आ सकता है आपके पास, लेट सपोज कि अगर कोई फ्रैक्शन है लाइक 28 डिवाइडेड बाय 7, 28 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये कंप्लीट आंसर दे देगा, दैट इज़ 4। इट मीन्स 28 अपॉन 7 जो मेरा रैशनल नंबर है वो इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटीजर है इसको हम सब डिवाइड करते हैं नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। अब नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ये तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर वैल्यू आपके पास माइनस में होगी उस नंबर की जो होल नंबर बन रहा है या जो होल नंबर है, तो अब उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दैट विल बिकम योर पॉजिटिव इंटीजर। ज़ीरो इटसेल्फ भी हमारे पास क्या है, एज अ इंटीजर ही होता है काउंट। नॉन इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं आपके पास, नॉन इंटीजर वैल्यूज़ वो होती हैं कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ रहा हो, वो फ्रैक्शन आपके पास आ रहा हो और वो कंप्लीट डिवाइड ना हो रहा हो, अगर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो फिर दैट विल बिकम नॉन इंटीजर वैल्यू। लाइक आपके पास अगर कोई वैल्यू आ जाए इस तरीके से, जो आप लिख लें यहाँ पे, दैट इज़ 9/5। अब 9/5 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिवाइडेड, ठीक है जी, पॉइंट्स में जनरेट कर देगा आंसर, होल नंबर में आंसर नहीं आएगा, इसको डिवाइड करने से आंसर होल नंबर में नहीं आएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये वैल्यू जो है वो नॉन इंटीजर वैल्यू आएगी। आई थिंक कि अब आपको जो है वो इंटीजर और नॉन इंटीजर और रेशनल एंड इरेशनल का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, अब हम मूव करते हैं इसकी सेकेंड वैल्यूज़ की तरफ। सेकेंड चीज़ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेसिक्स के अंदर, दैट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर पे जब हम एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं, तो एब्सोल्यूट मैथमेटिकल एक फंक्शन है जिसका काम होता है उस नंबर के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, ठीक है। अगर अब आपके पास कोई वैल्यू आती है जिसके ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई किया जाता है, और एब्सोल्यूट के लिए हम क्या करते हैं, टू स्ट्रेट लाइंस यूज़ करते हैं। अगर ए हमारे पास कोई रियल नंबर है, रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर के ऊपर हमने क्या किया, एक एब्सोल्यूट अप्लाई किया। जब हमने उसके ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई किया तो इट मीन्स कि वो वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है जी। और अगर हमारे पास क्या हो, और अगर हमारे पास जो है अगर किसी वैल्यूज़ के ऊपर अगर हम एब्सोल्यूट अप्लाई कर दें तो इट मीन्स कि वहाँ आपके पास क्या है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट शामिल हो जाते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट शामिल हो जाएंगे तो इट मीन्स कि अब उसको हम नेगेटिवली कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल फंक्शन समझ लें, ये उस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशंस हैं और वो ऑब्जर्वेशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों शामिल हो रही हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वेशन है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डिफरेंट नंबर्स हमारे पास जनरेट हुए हैं और उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, बट हमें प्लस और माइनस से कंसर्न नहीं है, हमें उसकी मैग्नीट्यूड से कंसर्न है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपके पास कोई ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं टेम्परेचर की, ठीक है जी। टेम्परेचर जो होता है आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, यानी आपके पास ज़ीरो से जो है वो जब टेम्परेचर ऊपर होता है, जैसे आजकल टेम्परेचर है 38, 40, 45, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि जिसमें टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी होता है, -10, -5, -4। अब हम आप ऑब्जर्वेशंस में तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, बट हम जिस पे चीज़ पे काम कर रहे हैं अगर उसके अंदर हमें प्लस और माइनस से कंसर्न नहीं है, वो कहता है कि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कि प्लस में हो या माइनस में हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है, कितना है हमें वो चाहिए, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी एब्सोल्यूट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट फंक्शन किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव वैल्यू जो है इट विल रिमेन पॉजिटिव। सारा का सारा एब्सोल्यूट के अंदर काम क्या है कि वो किसी भी नंबर के मैग्नीट्यूड को फोकस करता है। देन फिर हम मूव करते हैं आगे, तो आगे आपके पास क्या आती है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फ़र्क क्या है, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक सेंटेंसेस है, ठीक है जी, कोई भी एल्जेब्रिक सेंटेंस हो आपके पास, ठीक है। एल्जेब्रिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है आपके पास, एल्जेब्रिक सेंटेंस जो भी आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हों, एल्जेब्रिक सेंटेंस विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है जी,
अगर कंप्लीट मीनिंग्स के साथ होगा तो वो बन जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है जी, वो एल्जेब्रिक सेंटेंसेस जो कंप्लीट मीनिंग्स के साथ आएंगे वो हमारे क्या होंगे, दे विल बिकम इक्वेशन। ठीक है, और जिनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, जो कि इनकम्प्लीट होंगे सेंस में, ठीक है जी, इनकम्प्लीट मीनिंग्स के अंदर आ रहे होंगे, तो वो हमारे कहलाते हैं एक्सप्रेशंस। ओके, अच्छा, अब क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पे कोड कर देते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सेंटेंस विच गिव्स कंप्लीट सेंस। यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ 5x + 4 = 10। अब ये क्या है आपके पास, एक एल्जेब्रिक सेंटेंस है, 5x + 4 = 10, और ये कंप्लीट सेंस जनरेट कर रहा है। कंप्लीट सेंस का मतलब क्या है कि 5x + 4 करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके मैं अभी यहाँ से x की वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ। एक्सप्रेशन का मतलब क्या बताया था कि जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग वजह ना हो। ठीक है जी, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहे हो। तो जब कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा होगा तो हम इसी एग्जाम्पल को अगर ले लें तो क्या हो जाएगी, दैट इज 5x + 4। अब अगर मैं लिख दूँ खाली 5x + 4, तो खाली 5x + 4 का मतलब क्या है कि अब इसका सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, एक अधूरी सी बात है यहाँ पे 5x + 4। ठीक है जी, जो डिफरेंस है आपको वो वाज़ेह नज़र आ जाएगा। यानी जब इक्वालिटी आ जाती है तो कंप्लीट सेंस बन जाता है, और जब इक्वालिटी नहीं आती तो इट मीन्स कि वहाँ पे वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी दैट इज़ द एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये जो इक्वालिटी है इसी के अंदर हमारे पास एक और चीज़ आती है, इनइक्वालिटी भी आ जाती है। ठीक है जी, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जहाँ पे हमें उसका सवाल हम देखेंगे तो हम उसको फिर वहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इनइक्वालिटी को भी। ठीक है जी, इनइक्वालिटी जहाँ पे यानी लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल होता है वो भी आपके पास कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन इक्वेशन के बाद जो हमारे पास टॉपिक आगे बढ़ता है जब, तो हमारे पास चीज़ आती है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये जो अब एक्सप्रेशन हमने देख लिया, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि ऐसा एल्जेब्रिक सेंटेंस जो कि कंप्लीट मीनिंग जनरेट ना कर रहा हो। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन होते हैं बेसिकली उसके अंदर कॉम्बिनेशन होती है दो चीज़ों की, और वो दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन क्या है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट आपके पास क्या होते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन में कोई नंबर आ रहा हो तो नंबर जो होता है वो इटसेल्फ एक वैल्यू होती है और वो चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ हमने लिखी एक्सप्रेशन में वैल्यू 4, अब क्या है आपके पास, 4 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, 4 चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या थी इस एक्सप्रेशन में, दैट इज़ 5x। ये जो 5x था, x में हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास वेरिएबल टर्म है। अब वेरिएबल की इनपुट्स क्या होती हैं, वेरिएबल का मतलब ही क्या है, जो चेंज हो जाए, वेरिएबल का मतलब चेंजेबल हो जाए। अब x की इनपुट दूंगा, अगर मैं x1 लूँगा तो 5 × 1 5 रहेगा, और जब मैं x को 2 कर दूंगा, x की इनपुट 2 करूँगा तो 5 × 2 इट विल बिकम 10। इनपुट 3 करूँगा x की तो 5 × 3 = 15। तो वेरिएबल क्या कर रहा है, वेरिएबल वैल्यू को चेंज करता रहता है। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ के आपके पास यहाँ पर जो कांस्टेंट 4 था, कांस्टेंट 4 चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट 4 जो है वो वही रहेगा। x1 लूँगा तो 5 × 1 5 हो जाएगा, x2 करूँगा तो 5 × 2 10 हो जाएगा, x3 करूँगा तो 5 × 3 15 हो जाएगा। बट इन तीनों कंडीशंस में जो हमारे पास कांस्टेंट 4 था, कांस्टेंट 4 हमारे पास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या हो गए आपके पास, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी, दैट इज 5x² y - 10x³ + 75। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मैंने लिखी जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 में वेरिएबल्स हैं और एक में सिर्फ नंबर आ रहा है 75। दे हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर पॉलिनोमियल में एक वैल्यू आ रही हो, एक टर्म आ रही हो, अगर एक वैल्यू या एक टर्म है सिर्फ, तो उसको हम नाम देते हैं मोनोमियल का नाम देते हैं। ठीक है जी, मोनोमियल का मतलब क्या है कि जब
किसी भी पॉलिनॉमियल कंसीडरेशन के अंदर एक टर्म आ रही हो। लाइक मैं आपसे कहूँ 5x अगर मैं सिर्फ कहता हूँ तो इट मीन्स कि ये मेरे लिए मोनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल मीन्स क्या हो जाएगा कि पॉलिनॉमियल के अंदर हमारे पास दो टर्म्स इन्वॉल्व हों, ठीक है जी। तो जैसे 5x प्लस 4 हमारे पास क्या है, ये बन जाएगी हमारी बाइनोमियल, क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं। देन उसके बाद अगर हमारे पास तीन टर्म्स आ जाएं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5x² माइनस 10x³ प्लस 75, तो अब ये जो है आपके पास क्या हो गई, ये हमारे पास जो है वो ट्राइनोमियल की कंडीशन हो गई। अब ये यहाँ पे आके लिमिट नहीं होती, आपके पास एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि वो इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ में आ रहे होते हैं, इससे ज़्यादा टर्म्स में भी आ रहे होते हैं। जब हमारे पास तीन से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएं तो हम उसको जनरल वे में क्या कहते हैं, उसको हम जनरल वे में पॉलिनॉमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के बाद जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो आपके पास क्या आ गई, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। कितनी वाज़ेह चीज़ों में हो सकते हैं, सिंगल टर्म को हम कहते हैं मोनोमियल, अगर दो टर्म्स आ जाएं तो वो बाइनोमियल हो जाएंगी, तीन टर्म्स हो जाती हैं तो ट्राइनोमियल, और अगर तीन से ज़्यादा टर्म्स आ जाएँ तो हमारे पास क्या होगा, वो मिल जाएगा आपका पॉलिनॉमियल सिचुएशंस में, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद जो चीज़ करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, एक आपके पास है 2x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 10, और दूसरा यहाँ पे हम ले लेते हैं 4x² y³ माइनस 6xy 5 प्लस 2xy, और इसके अंदर हम पॉलिनॉमियल की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बाद लॉज हैं, लॉज के बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है जी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आती है, a की पावर m a की पावर n, बेस सेम्स होंगी अगर तो पावर ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, अगर a की पावर m होल पावर n है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपके पास a b की होल पावर n, इट मीन्स कि ये इंडिविजुअल पावर है a की भी और b पे भी, और a की पावर m अपॉन a की पावर n, इट मीन्स a की पावर m माइनस n। यहाँ पे डिनोमिनेटर का a जो है वो नॉन ज़ीरो है, और a की पावर ab की होल पावर n, इट मीन्स a की पावर n एंड b की पावर n। यहाँ पे भी आपके पास b जो है वो आपका इट्स अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। और हमारे पास कंडीशंस क्या हैं इसके अंदर, अगर किसी की पावर माइनस में आ जाएगी तो इसका मतलब है कि उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है जी। और एक कंडीशन है कि अगर a की पावर 0 हो जाए तो ये आपके पास 1 होता है। अच्छा, हमने पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस को डिस्कस करा जिसके अंदर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस थी, सिंगल टर्म, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स एंड मोर देन थ्री टर्म्स। नाउ अब इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर जो दूसरी मेन चीज़ आती है जो आपको समझनी है वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है, आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल ये शो कराती है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें जितनी भी टर्म्स आपके पास इन्वॉल्व हो रही हैं,
हर टर्म की इंडिविजुअल पावर को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि ये किस डिग्री की पॉलिनॉमियल है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के अंदर दो एग्जांपल्स आपके लिए लिखी। पहली एग्जांपल में क्या लिखा हमने? एक्सप्रेशन लिखा 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। अब इस डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल को फाइंड करने के लिए जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी है, इस एक्सप्रेशन में मेरे पास 4 टर्म्स आ रही हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए हमें देखनी है कि हर टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी पावर क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहली टर्म जो हमारे पास इस्तेमाल हो रही है उसमें वेरिएबल x है और उस वेरिएबल की पावर कितनी है? 3। ठीक है जी, पहली पावर हो गई 3। दूसरी टर्म आपके पास जो है 4x स्क्वायर, उसके अंदर वेरिएबल है x और उसकी पावर है 2, तो दूसरी पावर हो गई 2। तीसरा वेरिएबल x है, जब इस x का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर कोई पावर शो नहीं कर रही, तो इसका मतलब है इसकी पावर है 1। ठीक है जी, और लास्ट में आपके पास कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मींस कि वहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी? वहाँ वेरिएबल की पावर होगी 0। ठीक है, अगर अब मुझे यहाँ पे डिग्री आइडेंटिफाई करनी है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है? 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स में 4 पावर्स हैं वेरिएबल्स की, 3, 2, 1 एंड 0। तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई आपके पास? यहाँ पर मैक्सिमम पावर हो गई 3। तो इट मीन्स यहाँ आपके पास ये जो होगा, इट विल बिकम 3rd डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है जी, ये बन जाएगी हमारे पास 3rd डिग्री। इसी की तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं तो दूसरी एग्जांपल में हमारे पास क्या है? 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। ये 3 टर्म्स जो इन्वॉल्व हो रही हैं, हर टर्म के अंदर 2-2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। जब हमारे पास 2-2 वेरिएबल्स आ रहे होते हैं तो तब इसको हम देखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 4x स्क्वायर y³। 4x स्क्वायर y³ का मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आ गए, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। वेरिएबल x की पावर है 2, वेरिएबल y की पावर है 3। अगर मैं इन दोनों की पावर टोटल करूं तो पहली टर्म की पावर हो जाएगी 5। ओके, अब हम आते हैं दूसरी टर्म पे। जब हम दूसरी टर्म पे आएंगे तो दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? 6xy की पावर 5। इट मीन्स कि यहाँ आपके पास क्या हो गया? एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y है। x वेरिएबल की पावर 1 है और y वेरिएबल की पावर 5। इन दोनों की पावर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? इन दोनों की पावर का टोटल आ जाएगा 6। अब आ जाते हैं 3rd टर्म के ऊपर। 3rd टर्म के ऊपर x और y, इनके ऊपर कोई पावर नहीं है। इट मीन्स कि इनकी पावर क्या होगी? इनकी पावर 1 होगी। तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी इसकी टोटल पावर? 3rd टर्म की टोटल पावर हो जाएगी 2। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले टर्म की टोटल पावर है 5, दूसरी टर्म की टोटल पावर है 6 और तीसरी टर्म की टोटल पावर है 2। तो अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर मुझे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल आइडेंटिफाई करना है तो जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या आ रही है आपके पास? 6। तो इट मीन्स इट इज़ अ 6th डिग्री पॉलिनॉमियल। ठीक है जी, अब 6 डिग्री पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है वो आपकी यहाँ पे नीड नहीं है। हमें तो सिर्फ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल को आइडेंटिफाई करना सीखना है। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, बट इसके अंदर जो इसकी रीजनिंग है वो इस लेवल पे आपको रीजनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर फर्दर एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन के अंदर ही हम क्या करेंगे, अभी जो हमने आगे काम करना है इस सेशन के अंदर वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की और इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। ठीक है, जब हम इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ मूव करेंगे तो उससे पहले हमें जो है कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमारे पास स्टैंडर्डाइज कुछ 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं आपके पास कि अगर आपके पास बेस सेम हो, ठीक है जी, अगर आपके पास बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम का मतलब क्या है? a की पावर m, a की पावर n। इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर किसी भी पावर के ऊपर होल पावर अप्लाई की जाए, जैसे यहाँ पे शो किया है a की पावर m होल पावर n, इट मीन्स कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई दो टर्म्स हैं उनके ऊपर होल पावर अप्लाई हो रही है तो इट मीन्स कि वो दोनों पे अप्लाई होगी इंडिविजुअली। ए बी होल पावर एन, इसको कैसे शो किया, ए की पावर एन बी की पावर एन इंडिविजुअली अलग अलग करके शो कर दिया। देन उसके बाद आपके पास फोर्थ क्या कहता है कि अगर आपके पास बेस सेम है और डिवीजन में वैल्यूज आ रही हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट में आपके पास बेस सेम थी, मल्टीप्लिकेशन थी तो पावर्स ऐड हो गई। अगर बेस सेम है और डिवीजन होगी तो वो आपके पास क्या होंगी, सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी। और कंडीशन क्या होगी कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास एक ही आ रही है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। ठीक है। फिफ्थ रूल क्या कहता है आपके पास, जैसे आपके पास होल पावर दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और उनके पर होल पावर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसी तरह अगर कोई दो टर्म्स डिवाइड हो रही होंगी तो उनकी होल पावर भी वैसे ही डिवीजन में भी क्या होगा, इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ए की पावर एन अलग और बी की पावर एन अलग। ठीक है। इसकी कंडीशन में भी क्या है कि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर कभी भी कैलकुलेशन के अंदर ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाता है तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। अगर आप कभी भी कैलकुलेटर के अंदर कोई भी चीज़ डिवाइड करें उसको बल्कि डिवाइड बाय ज़ीरो करके चेक कर लें। जब आप डिवाइड बाय ज़ीरो करके चेक करेंगे तो वो मैथ एरर दे देगा। ठीक है जी, या किसी कैलकुलेटर में वो कह जाएगा कि इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा, दो इसमें और कंडीशंस हैं जो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसके अंदर आपको जहन में रखना होगा। अगर किसी वेरिएबल की पावर या किसी नंबर की पावर नेगेटिव में आ जाए, यानी आपके पास ये जो पावर है ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू जो है आपके पास क्या हो, माइनस में आ रही हो, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अगर मुझे उसको पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूँगा, उसका फ्रैक्शन चेंज कर दूँगा। फ्रैक्शन चेंज करने का मतलब क्या है कि नॉर्मल नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर में होता है। ठीक है जी। जब मैं इसका फ्रैक्शन चेंज करूंगा तो ये क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जब ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो अब इसके ऊपर जो साइन माइनस का था वो साइन माइनस का नहीं रहेगा। ठीक है जी, माइनस का साइन इस पे से ख़त्म हो जाएगा। अगर इसी तरीके से कोई वैल्यू, अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसे हो कि जो डिनोमिनेटर में माइनस में आ रही हो और मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ये अगर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो इसकी नेगेटिव साइन जो है पावर की वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और कंडीशन क्या है आपके पास, किसी भी नंबर पे अगर पावर ज़ीरो आ जाए, वेरिएबल हो या नंबर हो, तो इट विल बिकम वन। ये एक जनरल रूल है आपके पास कि आपके पास कोई भी वेरिएबल की पावर आ जाए, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 576, ठीक है जी, और इसकी पावर दे दूँ, एक नंबर लिखा मैंने 576 और उसकी पावर मैंने क्या कर दी, ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पूरी टर्म जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो जाती है तो अब क्या होगा, आपके पास वो वैल्यू क्या बन जाएगी, आपके पास वो वैल्यू हो जाती है 1, चाहे वो कोई वेरिएबल के ऊपर पावर ज़ीरो हो या किसी नंबर के ऊपर पावर ज़ीरो हो। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करने के बाद अब हम जो है वो एक्सप्रेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, अब हम जो है वो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कवर किया। अब हम सेक्शन A2 की एक्सरसाइज के कुछ सवाल यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, जिससे आपको जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और जो पॉलिनोमियल की एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया यहाँ पे, दैट इज़ a क्यूब, a² और a। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास क्या होगा, हमने पहला लॉ क्या पढ़ा था, हमने पहला लॉ ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम होती हैं तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी a की पावर 3, a की पावर 2 और a, इट विल बिकम, बेस सेम है, 4a एक बेस को शो कर रहे हैं तो अब एक सिंगल a लिखा जाएगा। फर्स्ट a की पावर 1, दूसरे a की पावर 3, तीसरे a की पावर 2 और फोर्थ a की पावर 1। तो यहाँ आपके पास जो रिजल्ट जनरेट हो जाएगा
इट विल बिकम 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 1 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये बेसिक सोल्यूशन है कि जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2x² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × x²। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी डिस्कस किए हैं, हमने देखे हैं, उसके अंदर तो हमने 5 लॉज को डिस्कस किया है। तो अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम वो तमाम क्वेश्चंस ऐसे करें कि जिसके अंदर वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हो। अब सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो जो न्यूमरेटर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू है वो होल पावर में आ रही है, 2x² का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू 2x² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × x², जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये जो होल स्क्वायर की वैल्यू है वो 2 पे भी आएगी और x² पे भी आएगी। नीचे हमारे पास जो मौजूद है वो क्या है आपके पास 2x²। 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4। और जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास पावर के ऊपर पावर आ जाती है, यानी एक पावर के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर आ जाए, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 2 × 2 पावर क्या हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास मौजूद है 2x²। अब यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप पता है कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 × 4। ओके, और ये दोनों वेरिएबल्स आपके पास क्या हो गए सेम। जब ये वेरिएबल सेम हो गए तो इट मीन्स यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक दफ़ा लिखा जाएगा और इनकी पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। बेस सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होती है, बेस सेम के अंदर जब बेस सेम होगी तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जब बेस सेम होती है डिवीजन में पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x²। देन फिर हम मूव करते हैं, ये हो गया आपके पास बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसके अंदर हमने जो है वो बेस सेम पावर ऐड को भी देख लिया, होल पावर को भी देखा और हमने डिवीजन को भी देखा। अब हम आते हैं एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं ऐसा जिसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन की एडिशन सब्ट्रैक्शन शो हो रही हो। 2m² - 3m प्लस 4m² प्लस 2m माइनस m² प्लस 6। अब यहाँ आपके पास क्या है, अब एक्सप्रेशन की हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेंगे। तो अब सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इनके ब्रैकेट्स को ओपन किया। तो ये तो 2m² माइनस 3m एज इट इज़ रहेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा 4m² प्लस 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 2m माइनस प्लस माइनस m² माइनस प्लस माइनस 6। जब हम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखें आप कि सेम पावर सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है जी, पावर सेम नहीं होगी तो वो टर्म एक साथ तो लिखी जा सकती है बट उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मैं पहले एक पावर वाली टर्म्स को एक जगह कर लेता हूँ, 2m², फिर दूसरी वैल्यू क्या है 4m², फिर एक और वैल्यू है माइनस m², और फिर मैं m की वैल्यूज़ को एक साथ लिखता हूँ, -3m प्लस 2m और बचेगा -6। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स और 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। इन 6 टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, मैंने रीअरेंज करके लिखा। जब मैंने रीअरेंज करके लिखा तो पहले m² की वैल्यूज़ आ गई, फिर m आ गया और फिर 6। अब 2 + 4 6, 6 - 1 इट विल बिकम 5m²। जब प्लस माइनस करते हैं तो पावर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो प्लस माइनस हो जाएंगे। -3 + 2m, -3m प्लस 2m, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 - 1 1 बच जाएगा और साइन बड़े नंबर की रहेगी क्योंकि माइनस था, तो इट विल बिकम -m और 6 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी।
अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एम स्क्वायर अपनी जगह पर है और एम अपनी जगह पर है। ये एम स्क्वायर और एम आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये 7 तो लिखा जा सकता है बट ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी 5m स्क्वायर माइनस एम, तो ये 4 नहीं हो सकता। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है एक्सप्रेशन की, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू पावर ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है जी। और अगर पावर मैच नहीं करेगी तो 7 लिख दिया जाएगा बट उसके अंदर उसको मिलाया नहीं जाएगा, यानी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस करके शो नहीं किया जाएगा बट उसको सिर्फ साथ साथ लिखा जाएगा। नाउ एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई ब्रैकेट की तीनों टर्म से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। जब ये इंडिविजुअली तीनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स स्क्वायर वाई जो है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई फिर 2xy से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई फिर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखूं तो एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई होगा 2xy के साथ, प्लस एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर के साथ। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है कि इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इसमें x की बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी 4 और y एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि x और y आपस में मिल नहीं सकता, सिर्फ मिलाकर लिखा जा सकता है। फिर ये रहेगा माइनस 2 1 2, x की बेस सेम है तो पावर 2 और पावर 1, तो पावर x की बन जाएगी 3, y इंटू वाई तो y की पावर 1 प्लस 1 बन जाएगी 2, प्लस यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y इंटू वाई स्क्वायर विल बिकम y क्यूब, y की पावर 1 y की पावर 2 बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास x की पावर 4y माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। जब आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको क्या कर दिया है, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन विथ 2 वेरिएबल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, यानी फिफ्थ वन आपके पास क्या आ जाएगा, फिफ्थ वन आपके पास है x माइनस 5, फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास x माइनस 5 और x माइनस 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था, उसके अंदर क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो था वो सिंगल वैल्यू थी जो उससे मल्टीप्लाई हुई थी, ठीक है जी, इस ब्रैकेट से। यहाँ हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं और इटसेल्फ इन दोनों के अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए एक ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और दूसरे ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को मैंने ओपन किया x माइनस 6 और फर्स्ट ब्रैकेट के x को ओपन करके रखा, उसको मल्टीप्लाई किया, x माइनस 6 थे, रिमेनिंग बचा माइनस 5, उसको मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 6 के साथ। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 इंटू एक्स, इनको मिला के लिख देंगे 6x, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू एक्स दैट इज 5x, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 5 इंटू 6 विल बिकम 30। तो अब अल्टीमेट आंसर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सिंगल है तो एक्स स्क्वायर हमारे पास चेंज नहीं होगा, ठीक है जी, और इट विल बिकम माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस होके 11x बन जाएगा, ठीक है जी, प्लस 30 इंडिविजुअल वैल्यू है तो 30 इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज नहीं रहेगी, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद 6th क्वेश्चन हमारे पास दैट इज रिलेटेड टू द डिवीजन वैल्यू, यानी 8 हमने क्वेश्चन लिया है 8a क्यूब b स्क्वायर c माइनस 4a स्क्वायर b क्यूब एंड c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर b एंड c।
जब हमारे पास कोई सिंगल मोनोमियल फैक्टर से किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं उसको, क्योंकि ये 4a² bc जो है वो इस फर्स्ट टर्म के साथ भी है, सेकंड टर्म के साथ भी है, तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं इन दोनों को इंडिविजुअली डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं। 4a² b और c माइनस ये हो जाएगा 4a² b³ c² डिवाइडेड बाई 4a² b एंड c। क्योंकि सिंगल वैल्यू अगर किसी एक वैल्यू दो चीज़ों के नीचे अगर शो करी जा रही है तो इसका मतलब है ये दोनों के नीचे मौजूद है। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो अब क्या हो जाएगा 4 और 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी, a² और a³ बेस सेम है, डिवीजन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो बच जाएगा आपके पास क्या a 3 - 2 b पावर 2 b की पावर 1 ये हो जाएगा 2 - 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1, ऊपर भी पावर 1 है नीचे भी पावर 1 है, फिर माइनस और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर 2 - 2, ठीक है, b की पावर 3 - 1 और c की पावर 2 - 1। तो अल्टीमेटली आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा 3 - 2 पावर 1 बच जाएगी। ठीक है जी, इधर आपके पास b की पावर क्या थी, b की पावर 2 थी, नीचे b की पावर 1 थी, तो b की पावर 2 - 1 1 बच जाएगी। c की पावर 1 - 1, तो हमने रूल पढ़ा था वो क्या था, पावर अगर 0 हो जाएगी तो वो 1 के बराबर होती है, तो मुझे यहाँ पे c की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास a की पावर 2 - 2 0, ये ख़त्म हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 1, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये बेसिक सोल्यूशन है और ये जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, ये सॉल्व करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। इसको आपने यहाँ पे शो कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आप इसको क्या करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आप फर्स्ट स्टेप लिखने के बाद इसके आंसर की तरफ मूव कर देंगे। ये जो आपके पास सेकंड स्टेप मैंने आपको यहाँ पे शो किया है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए शो किया है कि जो आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट काम करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इस सेशन के अंदर हमने इस फर्स्ट सेशन के अंदर हमने जो है वो तमाम बेसिक्स को डिस्कस किया है, रियल नंबर्स को, सिस्टम को, इंटीजर्स को, नॉन इंटीजर्स को, ठीक है जी, इसको डिस्कस किया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया है और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि फ्रैंकस बर्डनिक की सेक्शन A2 के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। उनसे हमने सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आपके पास जो है वो मेरा नंबर है, मैं आपके ग्रुप में ऐड हूँ, आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करने के बाद मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।